अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सैयद अयाज रज़ा वंस अगेन। आज मैं अपनी दूसरी वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। पहला एपिसोड हमने ऑलरेडी कर चुका है और अब ये दूसरा एपिसोड की तरफ हम चल पड़े हैं। और इस एपिसोड में मैं कंटिन्यू करूंगा अपनी उन तमाम बातों को जो मैंने लास्ट एपिसोड में की। लास्ट हमने टोटल डिस्कस कर लिया था जैपनीज ऑप्शन के बारे में, कि अगर कोई भी एक कस्टमर जिसको पता नहीं है कि गाड़ी किस तरह खरीदी जाती है जैपनीज ऑप्शन से, हम उसको उस तरह लेके आते हैं बिल्कुल नए कस्टमर की तरह, ताकि हम उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा सकें कि उसको गाड़ी किस तरह सर्च करनी है। तो ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद आप लोगों को ये था कि अगर आप खुद से इन तमाम चीज़ों को जान लें और प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ, मज़ीद तफसीलात के साथ आप लोगों के सामने पेश करूँगा। और आज हम मैक्सिमम जो है वो डिस्कस करेंगे हाउ टू बाय कार्स फ्रॉम ऑक्शन। उसके बाद फिर जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है कि जब एक गाड़ी जापानीज ऑक्शन से खरीदी जाती है उसके बाद किन किन मरहलों से उसको गुजरना पड़ता है। तो एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बता दूं। अगर वो थोड़ी सी स्टोरी अगर आप लोग समझ लें उसके बाद फिर हम मजीद तफसीलात की तरफ जाएंगे। देखें, लास्ट एपिसोड में तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था कि किस तरह जापानीज ऑक्शन में आना है, इस वेबसाइट में अपने आप को किस तरह रजिस्टर करना है और आईडी क्रिएट होने के बाद किस तरह गाड़ी को सर्च करना है। कोई भी गाड़ी जब आप सर्च कर लेंगे तो उसको फिर आप पिछले 3 मंथ की हिस्ट्री के ऊपर चले जाएंगे और वहां जाके आप कंपेयर करेंगे कि पिछले 3 महीनों में ये गाड़ी कितने की सेल हुई, ताकि आपको अंदाजा हो कि अब हमने इस गाड़ी के ऊपर कितने की वेट करनी है। ये सारी चीजें हम लोगों ने जान ली थी अपनी लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट एपिसोड के अंदर। आज हमारा दूसरा एपिसोड है, चीजों को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा इस पूरे प्रोसेस को समझना। मतलब होता ये है कि कोई भी गाड़ी जब ऑप्शन में आती है तो यहाँ कोई दो नंबर ही नहीं होती। मतलब अगर किसी के जहन में कोई सवाल आता है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ कोई दो नंबर ही हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जापानीज इस मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और बड़ी ईमानदार कौम है। तो होता ये है कि कोई भी गाड़ी जब ऑप्शन में आती है तो जापानीज बाकायदा उस गाड़ी की इंस्पेक्शन करते हैं, उसका इंटीरियर चेक करते हैं, उसका एक्सटीरियर चेक करते हैं कि इसमें कोई ऑयल लीकेज तो नहीं है, इसके अंदर जो है कोई इंजन में प्रॉब्लम तो नहीं है। जब वो गाड़ी को चेक कर लेते हैं उसके बाद गाड़ी के ऊपर ग्रेड असाइन किए जाते हैं। 4 ऑप्शन ग्रेड, 3 ऑप्शन ग्रेड, ये मैंने अपने लास्ट एपिसोड में ऑलरेडी बता दिया था। मजीद तफसीलात आप, अगर आपने मेरा वो एपिसोड नहीं देखा फर्स्ट जो उसका था, वो आप देख लें तो तफसीलात आप जान लेंगे। तो ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो गाड़ी तो हमने ऑप्शन से देख ली, गाड़ी को हमने कंपेयर तो कर लिया। अब उसके बाद होता क्या है, होता ये कि जब कोई भी गाड़ी पे आप बिड कर दें, गाड़ी को विन कर लें, मतलब कोई भी गाड़ी अच्छी प्राइस पे हमारी आ जाती है, तो ऑक्शन जो है वो हमें 3 दिन का टाइम देता है। 3 दिन के अंदर हमने जो है वो पेमेंट को क्लियर करना होता है। अगर हम 3 दिन में पेमेंट को क्लियर नहीं करते तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो 3 दिन के अंदर हमने पेमेंट को क्लियर करना है। अब जो ऑप्शन से इनवाइस आती है हमने उसको पे कर दिया। पे करने के बाद क्या होता है कि हम ट्रांसपोर्ट जो है अरेंज करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसे ऑप्शन से गाड़ी खरीदें कि हमारा यार्ड जो है वो नियरेस्ट हो, ताकि हम जो है वो जो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस हैं हम उसको मैक्सिमम बचाने की कोशिश करें। तो कुछ हाईलाइटेड ऑप्शंस हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा जब आप लोग काम शुरू करेंगे कि इन इन ऑप्शन हाउस को आप ज़्यादातर फोकस करें। तो गाड़ी ऑप्शन से परचेज हो गई, फिर गाड़ी को हमने ट्रांसपोर्ट यूज करी, गाड़ी जो है वो हमारे यार्ड के ऊपर आ गई। जब यार्ड के ऊपर आ गई तो हम उसको एक्सपोर्ट पेपर बनने के लिए इसको दे देते हैं। तो विद इन 3 to 4 डेज जो है वो ऑप्शन पेपर जो है वो जो ट्रांस ये जो एक्सपोर्ट पेपर जो है वो बन के आ जाते हैं, जिसमें जो है वो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट होता है। वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि किस तरह का एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट होता है जापान से। आज हम ज़्यादातर फोकस जो है वो जापानीज ऑप्शन को कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लास्ट जो एपिसोड था वो सारा जापानीज ऑप्शन के ऊपर ही था। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो जो एक्सपोर्ट पेपर होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ये एक एक्सपोर्ट पेपर है जो कि जापानीज में होता है और इस तरह का ये एक्सपोर्ट पेपर जो है वो बन के आता है और ये जापानीज में होता है। इसी तरह एक इंग्लिश में जो है वो एक्सपोर्ट पेपर बन के आता है, वो इस तरह का होता है जैसे कि स्क्रीन में आप लोग सामने देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह ये नजर आए। तो ये दूसरा एक्सपोर्ट पेपर जो है वो इस तरह का बन के आता है। जब ये एक्सपोर्ट पेपर बन जाते हैं उसके बाद फिर हम लोग बुकिंग डालते हैं, शिपमेंट अरेंज करते हैं। तो 2 तरह के शिप होते हैं। अब हम कस्टमर से पूछते हैं कि आपको किस तरह के शिप में गाड़ी चाहिए। ठीक है, तो अब वो किस तरह के शिप होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बता देता हूँ। उसके बाद फिर मैं एक और पेपर के ऊपर आगे जाऊंगा, तो वो थोड़ा सा बात की जो है वो बात है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को और पीछे की तरफ लेके आऊंगा और यहाँ पर और मजीद तफसीला से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग जान लें।
तो उसमें होता ये है कि मिसाल के तौर पे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। यहाँ पे मैंने एक ये छोटा सा नोट बनाया हुआ है, अगर आप लोग मुझसे रब्ता करेंगे तो ये नोट मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। तो 100 से ज़्यादा जो है तकरीबन ब्रांड्स हैं, जिसमें टोयोटा है, होंडा है, निसान है, मजदा है, सुबारो है, मिट्सुबिशी है। तो जापानीज जो ज़्यादातर जो मेक हैं वहाँ पे, वो इन तमाम ब्रांड्स जो है वो वहाँ पे बनती हैं गाड़ियाँ। ठीक है, इसी तरह जो है वो होंडाई है, कोरिया में जो है, साउथ कोरिया में जो है होंडाई किया का ज़्यादा रुझान है, वो वहाँ बनती हैं। तो इसी तरह चाइना है, चाइना में आप देख सकते हैं। आगे मजीद बढ़ता रहूंगा वरना मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं फ्री टाइम के अंदर भी। और यूरोप में मेजर ब्रांड जो हैं वो BMW हो गया, मर्सिडीज हो गया, ऑडी हो गई, वॉक्सवैगन हो गई। तो ये सारे जो है वो मैंने नाम आप लोगों की आसानी के लिए लिख दिए हैं। यूके के अंदर जो है वो ज़्यादातर लैंड रोवर वगैरह होती है, मिनी कूपर हो गया, रोल्स रॉय, बेंटले वगैरह यूके से आती हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आप लोगों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर नजरसानी कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो इसको जानने में आसानी हो। तो ये सारे ब्रांड्स हैं। अब इन हर ब्रांड का जो है वो मुख्तलिफ मॉडल होते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूँ सिर्फ टोयोटा की, तो टोयोटा के अंदर मुख्तलिफ किस्म की गाड़ी होती है। टोयोटा राफोर हो गई, और टोयोटा कैमरी हो गई, टोयोटा विट्स हो गई। तो ये इसी तरह सुजुकी में मुख्तलिफ किस्म के मॉडल होते हैं। तो ये मैं थोड़ा बहुत जो है वो अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे आते हैं, मज़ीद चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो जब आप गाड़ियों का बिजनेस करने के लिए आएंगे ना, तो कोड वर्डिंग में भी बातचीत चल रही होती है। मतलब जब आप मार्केट में इन होते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि आपका क्लाइंट आपसे क्या मांग रहा है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्लाइंट जो होते हैं वो गाड़ी का नाम नहीं लेते, वो गाड़ी का सिर्फ सिर्फ चेजेस आपको बता दें। जैसे एक क्लाइंट आया और उसने आपसे आके कहा कि मुझे SR40 चाहिए। अब आप ढूंढ रहे हैं कि SR40 होती क्या, तो हम चाहेंगे, कोशिश ही करेंगे कि कुछ बेसिक जो कुछ ऐसे गाड़ियां हैं जिनके चेजेस भी जो है वो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो याद करते रहे। मतलब गाड़ी तो बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर गाड़ी का चेजेस कोड जो है वो याद कर लें, लेकिन कुछ मैक्सिमम गाड़ियां ऐसी हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करना शुरू करेंगे तो वो चेजेस कोड भी आपको याद आना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के जो है वो डीलर्स होते हैं। मतलब बायर को भी देखना है ना कि बायर जो है वो किस तरह की गाड़ी जो है वो चाह रहा है। अब आप गाड़ी बेचने के लिए गए और बायर को ढूंढने की कोशिश की, तो बायर आपसे कह रहा है कि भाई मैं सिर्फ SUV में डील करता हूँ। अब आप कह रहे हैं कि SUV क्या है, कुछ बायर होंगे वो आपसे कहेंगे कि भाई मैं हैचबैक में डील करता हूँ। तो ये बॉडी टाइप्स हैं जो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए दे दी हैं। ये पिकअप्स कहलाती हैं, कमर्शियल में आती हैं। SUV इस तरह की, जैसे प्राडो वगैरह हो गई, टोटल लैंड क्रूजर हो गई, राफोर, ये SUV में आती हैं। हैचबैक जो होती है वो जैसे विड्स हो गई, टोयोटा IST हो गई, और आल्टो हो गई, इस तरह की गाड़ियां जो हैं वो हैचबैक में कहलाती हैं। तो इसी तरह सेडान हो गई, सेडान में जैसे कि टोयोटा कैमरी हो गई, टोयोटा करोला हो गई। तो इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की बॉडी टाइप्स होती हैं। यहाँ पे मैंने ट्रक भी दिया हुआ है, बसेस भी दी हुई हैं। ये पूरा मैंने एक नोट बनाया हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए। जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझसे रब्ता करते हैं, जो वीडियोस को देखते हैं और एक अच्छे तरीके से इसको सीखने के लिए जाते हैं, तो मैं इस तरह भी सपोर्ट करता हूँ, उनके नोट्स बना बना के देता हूँ, ताकि और वो मजीद जो है वो आसानी से देख सकें। ठीक है, तो अब फ्यूल के ऊपर बात आ जाती है। गाड़ियां जो है वो पेट्रोल भी होती हैं, डीजल भी होती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं, हाइब्रिड हो गई, मैनुअल हो गई, ऑटोमेटिक हो गई। सही है, तो ये जानना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप काम के अंदर आ रहे होते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, जैसे कि टोयोटा कैमरी है, हाइब्रिड है। और ये लोकेशन क्या है इसकी, ये इस वक्त जो है वो ओसाका में खड़ी हुई है। और बस ये आपकी थोड़ी सी आसानी के लिए मैंने चीज़ें दे दी हैं यहाँ पर। और ये रेफरेंस नंबर है। मतलब आप जैसे कि मेरी वेबसाइट पे आएंगे, अब आपके आगे वेबसाइट पे मेरी काम करेंगे, तो रेफरेंस नंबर मतलब कि स्टॉक आईडी होगी उसके अंदर। ठीक है, और वेबसाइट के ऊपर मैं सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि गाड़ी का चेजिस नंबर क्या है, गाड़ी का मॉडल कोड क्या है, गाड़ी का माइलेज क्या है, राइट हैंड ड्राइव है या लेफ्ट हैंड ड्राइव है, कलर्स का क्या है, फ्यूल क्या है, गाड़ी के अंदर कितनी सीट्स हैं, गाड़ी के कितने डोर्स हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि जब आने वाले वक्तों में मैं आपको तकरीबन 7 से 8 ऑप्शंस बताऊंगा। मेरे पास जो बिजनेस के ऑप्शंस आप लोगों के लिए कि अगर आप वो बिजनेस मेरे साथ मिलकर करें, तो वहां पर मैं आपके साथ प्रॉफिट शेयर करूंगा, आपके साथ सर्विस चार्जेस शेयर करूंगा, ताकि मैक्सिमम आप लोग कमाएं। तो मैंने एक छोटा सा आसान फार्मूला रखा है, जो कि मेरे लिए आसान है, क्योंकि मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ही समझता हूँ कि जितना ज्यादा मैक्सिमम आप लोग कमाएंगे, उतना जो है वो हमारा बिजनेस जो है वो आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह गाड़ी के अंदर जो है वो ऐसी सीरीज होती है, मतलब गाड़ी की इंफॉर्मेशन, कस्टमर कह रहा है कि भाई मुझे सनरूफ चाहिए, तो आप उसको सनरूफ निकाल के दें। कस्टमर की जो है डिमांड्स होंगी, वो कहेंगे मुझे लेदर शीट चाहिए, या मुझे पुश स्टार्ट चाहिए, पावर स्टीयरिंग होना चाहिए, गाड़ी में अलॉय व्हील होना चाहिए, गाड़ी में नेविगेशन होना चाहिए, गाड़ी में टीवी होना चाहिए। तो कस्टमर की डिमांड के ऊपर होता है कि वो आपसे क्या मांग रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर अब हम नीचे आएंगे, गाड़ी की मेजरमेंट के ऊपर बात करेंगे कि भाई गाड़ी की जो है वो गाड़ी का साइज क्या है। ठीक है, तो हर गाड़ी का जो है मुख्तलिफ साइज होता है। तो इसको फिर हम थोड़ा सा आगे जाके, जब मैं थर्ड एपिसोड के ऊपर आऊंगा तो वहां पर इसको आपको थोड़ा सा तफसील से इन तमाम चीज़ों को बता दूंगा। तो हमारी बात बेसिकली जो आ रही थी, जिसके लिए मैंने और मजीद थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया, वो शिप के ऊपर आ रही थी कि जब एक्सपोर्ट पेपर बन गया, जापानीज एक्सपोर्ट पेपर आपको मिल गया और इंग्लिश में आपको एक्सपोर्ट पेपर मिल गया, तो अब कस्टमर कह रहा है कि जी मेरे लिए गाड़ी शिप करते हैं। अब दो तरह के जो है वो शिप होते हैं, एक रोरो शिप होता है और एक कंटेनर शिप होता है। रोरो क्या होता है कि पार्किंग बनी हुई होती है, जैसे कि आप अपने शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां पे एक पार्किंग एरिया होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसी तरह पार्किंग एरिया बना होता है, गाड़ी वहां जाके पार्क होती है। तो वो रोरो शिप होता है और उसकी जो मेजरमेंट होती है, उसकी जो डायमेंशन होती है, उसके हिसाब से जो है वो फ्रेट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अब आप मिसाल के तौर पे आप जापान से गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जापान से पाकिस्तान तक का जो डिस्टेंस है उस हिसाब से वो आपको पर क्यूबिक मीटर जो है वो उसका फ्रेट बता देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो कहते हैं कि जी मुझे 50 जो है वो डॉलर है, तो अब गाड़ी का जो पर क्यूबिक मीटर है, मतलब जो पर M3 जो उसका साइज है वो 10 है, एक गाड़ी का, किसी गाड़ी का 15 होता है, तो उस हिसाब से जो है वो फ्रेट कैलकुलेट किया जाता है। तो इसी तरह जो है वो कंटेनर की अगर बात की जाती है, तो कंटेनर में क्या होता है कि कंटेनर के पूरे कंटेनर के अंदर जो है वो गाड़ी को जो है वो शिप किया जाता है। तो 40 फीट कंटेनर होता है और 20 फीट कंटेनर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंटेनरों की मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो अब यहाँ पर ये थोड़ी सी मैंने पिक्चर्स वगैरह आप लोगों के लिए बना दी है कि किस तरह जो है वो गाड़ियाँ कंटेनर के अंदर जो है वो पोस्ट की जाती, मतलब किस तरह लोड गाड़ी जो है वो की जाती हैं। ठीक है, तो दोबारा से ऊपर की तरफ आऊंगा, थोड़ी सी मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा और तफसील से मैं बता देता हूँ कि और रोरो, जैसे कि रोरो में मैंने आपसे डिस्कस किया कि इसका जो है वो पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से जो है वो प्राइस दी जाती है। मतलब आप किसी शिपिंग कंपनी से रब्ता करेंगे या किसी भी कंपनी से आप रब्ता करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि भाई जापान से लेके पाकिस्तान तक के इतने रेट हैं पर क्यूबिक मीटर। और इसी तरह जो है वो मतलब गाड़ी की पर क्यूबिक मीटर किस तरह जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पर भी थोड़ा सा आप लोग जो है उसको चीज़ों को देख लें। उसमें ये होता है गाड़ी की लेंथ वेथ और गाड़ी की हाइट होती है ना, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट निकलता है वो सामने आप लोगों के यहाँ पर है। तो अब जैसे ये गाड़ी है, मैंने एक गाड़ी निकाली, इस गाड़ी का पर क्यूबिक मीटर जो है वो 19.853 है। ठीक है, तो अब मैं $50 को मल्टीप्लाई करूंगा 19.853 से, तो इसका रिजल्ट निकल जाएगा 992.65 US डॉलर। ये इसका जो है वो पर क्यूबिक मीटर है। ठीक है, तो हर गाड़ी का मुख्तलिफ होता है, जैसे टोयोटा विट्स है उसका 10 है, टोयोटा करोला 12 13, इस तरह उसका जो है वो गाड़ी का साइज है। तो इसी तरह जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना बड़ा गाड़ी का जो साइज है। राइट, तो इसी तरह हम लोग जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। हर हर कंट्री का मुख्तलिफ जो है वो फ्रेट जो है वो चार्जेस होता है। कहीं 50 है, मतलब $50 है, कहीं $75 है, कहीं जो है वो $150 है। तो डिपेंड करता है कि गाड़ी कहाँ पे जा रही है। तो ये जो है एक आसान सा जो है वो हल है इसका, गाड़ी का फ्रेट कैलकुलेट करने का, अगर गाड़ी रोरो में जा रही है। अगर जो है वो गाड़ी जो है वो कंटेनर में जा रही है, तो पूरे के पूरे कंटेनर के जो है वो चार्जेस होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं कह रहा हूँ कि जो है वो जापान से लेके और दुबई में कोई भी गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो अब मैंने एक छोटा सा मतलब मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि हर महीने जो है वो गाड़ी के जो कंटेनर के चार्जेस जो है वो चेंज होते हैं। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 फीट कंटेनर के चार्जेस हैं $2500। इसी तरह 40 जो फिट कंटेनर है उसका जो चार्जेस है वो $3500 जो है इसका चार्जेस है कंटेनर। अब कंटेनर पे डिपेंड करता है कि एक कंटेनर में कितनी गाड़ियां आ रही हैं। अब जैसे कि ये 40 फीट कंटेनर है, तो अगर इसमें 4 गाड़ियां आ रही हैं तो ये $3500 डिवाइड कर देंगे, तो एक कंटेनर की कॉस्ट जो है वो, एक गाड़ी की जो कॉस्ट जो है वो बन जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे कि अगर जो कंटेनर का चार्जेस जो है वो पर कंटेनर चार्जेस जो है वो तकरीबन $840 है। मिसाल के तौर पे अगर किसी कंटेनर का जो है वो जो चार्जेस है वो 840 US डॉलर है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने जो है वो कैलकुलेटर भी खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ सकें आप लोग ना। जैसे 840 डिवाइड कर देता हूँ मैं 4 में। ठीक है, तो कितना हो गया? 210 US डॉलर, मतलब एक गाड़ी का जो चार्जेस हो गया वो 210 US डॉलर हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर एक कंटेनर में जो है वो 5 गाड़ियां हैं, मिसाल के तौर पे 840 डिवाइडेड बाय 5, तो 168 जो है वो एक गाड़ी का फ्रेट हो गया। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि 40 फीट कंटेनर के चार्जेस जो है वो किस तरह हैं। ये तो हमने जो है यहाँ पर जो कैलकुलेट कर लिया वो कंटेनर का कर लिया।
इसी तरह चले मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर इसका भी, रोरो का भी, कि मैंने जैसे बताया पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से जो है वो रोरो का होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर एक गाड़ी का साइज जो है वो 10 US डॉलर, मतलब 10 जो है वो M3 है, तो अगर शिपिंग कंपनी कह रही है कि भाई जापान से कोई भी गाड़ी अगर आ रही है पाकिस्तान के अंदर, तो उसका जो फ्रेट चार्जेस है पर क्यूबिक मीटर जो है वो 75 US डॉलर है। तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, तो ये 750 US डॉलर तो एक गाड़ी का फ्रेट हो गया। मतलब 10 क्यूबिक मीटर जो है वो टोयोटा विड्स, इस तरह की छोटी गाड़ी होती है उसका 10 M3 होता है। इससे बड़ी गाड़ी पर आ जाएं आप, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ $75 पर क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये जैसे कि करोला वगैरह हो गई, तो इसका जो है वो फ्रेट हो गया $975। ये एक मैंने छोटा सा फॉर्मूला आपको बता दिया है कि फ्रेट किस तरह जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, रोरो का किस तरह किया जाता है, और जो है वो कंटेनर का किस तरह किया जाता है फ्रेट ना। तो अब मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे ये होता है कि कोई भी गाड़ी कंटेनर में लोड की जाती है, तो लोड करने मतलब गाड़ी को आपको फिक्स करना है ना, कि मिसाल के तौर पे दो गाड़ियां जो हैं वो इस तरह लगी जाके ना, अगर 40 फीट कंटेनर है और मुझे चाहना है, मैं चाह रहा हूँ कि उसके अंदर जो है वो 5 गाड़ियां लगें। तो जैसे कि टोयोटा करोला फील्डर हो गई, मैंने दो फील्डर जो है वो आमने सामने लगाई, मतलब इसका मुंह इस तरफ होगा और एक गाड़ी का मुंह इस तरफ होगा, ठीक है, आगे यूं करके जाके गाड़ी लग गई। उसके पीछे एक SUV यूं आ जाएगी, दो गाड़ियां जैसे कि यूं लग गई थी, और उसके पीछे फिर एक गाड़ी यूं आ गई, SUV या एक वैन हो गई। अगर आपको 5 गाड़ियों का कॉम्बिनेशन बनाना है, उसके पीछे जो है वो दो छोटी गाड़ियां आ जाती है, जैसे विड्स हो गई, एक्वा हो गई, तो ये 5 गाड़ियों का कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसी तरह 40 फीट कंटेनर में 4 गाड़ियां जो है वो, मतलब सीडान गाड़ियां जैसे टोयोटा कैमरी हो गई और टोयोटा करोला हो गई, वो आसानी से 4 गाड़ियां आ जाती हैं। इसी तरह अगर छोटी गाड़ियों की बात की जाए, तो उमूमन लोग जो है वो 5 गाड़ियां डालते हैं छोटी वाली, जैसे कि टोयोटा विड्स हो गई, सुजुकी आल्टो हो गई, वो 5 गाड़ियां आती हैं। लेकिन अगर पैक करने वाले अच्छे बंदे हैं, तो उसके अंदर 6 गाड़ियां भी आ जाती हैं, क्योंकि जितनी गाड़ियां कंटेनर के अंदर आएंगी और सेफली अगर उसको लोड किया जाएगा, तो आपका फ्रेट जो है वो हर गाड़ी के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो पैसे बचाए जाते हैं। जो बड़े बड़े लोग काम करते हैं, डीलर वगैरह, वो इस तरह पैसे बचा रहे होते हैं, ठीक है। देखें, ये मैंने थोड़ी सी आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए भी बता दिया यहाँ पे, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर मैं माउस लेकर आया हूँ, तो ये छोटी गाड़ियां 6 इस तरह आ जाती हैं, 5 गाड़ियां इस तरह आ जाती हैं, 4 गाड़ियां इस तरह आ जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि कंटेनर का प्लान जो है वो किस तरह बन रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर हम आगे आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे पीछे की तरफ दोबारा से आ जाते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि हमने ऑप्शन से गाड़ी खरीद ली और गाड़ी का ट्रांसपोर्ट लगाया, गाड़ी हमारे यार्ड में आ गई, और हमने जो है वो पेपर बनाने के लिए दे दिया, एक्सपोर्ट पेपर बनाने के लिए दे दिया। जैसे कि ये मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो है वो जैपनीज एक्सपोर्ट पेपर है, और ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जो इंग्लिश का एक्सपोर्ट पेपर हो गया। ये जब बन गया, उसके बाद क्या होता है कि आपने ऑप्शन की फीस भी दे दी, आपकी गाड़ी यार्ड में भी आ गई, आपके एक्सपोर्ट पेपर भी बन गए। तो अब हम लोग यहाँ पे कॉस्टिंग करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये ऑक्शन फीस हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, एक्सपोर्ट पेपर हो गए, कोरियर चार्जेस, मतलब ये कि जब आप गाड़ी भेजेंगे उसके डॉक्यूमेंट्स भी तो भेजने हैं ना, तो जो कोरियर लगेगा वो चार्जेस, मतलब वहां के जापान के सारे चार्जेस मिला के, और प्लस जैसे कि मेरी कंपनी है, अगर मेरी कंपनी कह रही है कि मैं गाड़ी के ऊपर प्रॉफिट भी ऐड करके सेल करूंगा, तो उसके ऊपर मैंने अपना प्रॉफिट भी रख दिया। तो वो जो जो प्राइस बनती है ना, उसको FOB कहते हैं, फ्री ऑन बोर्ड, जिसके अंदर सारे प्राइस आए होते हैं, लेकिन सिर्फ शिपमेंट, जो शिपिंग प्राइस है वो नहीं होते इसके अंदर, FOB के अंदर, ठीक है। तो फ्री ऑन बोर्ड FOB कहलाती है। तो कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे आप जाएं, जाके आप देखें कि वहां पे FOB लिखा हुआ है, मतलब ये है कि गाड़ी जहां से खरीदी गई है, अगर जापान से खरीदी गई है, US से खरीदी गई है, उसमें सारे खर्चे मिला दिए वहां के, और कंपनी ने अपने चार्जेस मिला दिए हैं, तो वो FOB उसकी बन गई है। उसके ऊपर अब मजीद वो आपको जो ऐड करेंगे वो शिपमेंट चार्जेस होंगे, ठीक है। अब उसके नीचे हम लोग आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि CNF प्राइस, ठीक है। अब CNF क्या है? कॉस्ट एंड फ्रेट। तो FOB प्लस शिपिंग चार्जेस। FOB में क्या आ गया था? सारे खर्चे आ गए थे। FOB के अंदर जो है ऑप्शन फीस आ गई थी, ट्रांसपोर्ट आ गई थी, एक्सपोर्ट पेपर आ गए थे, कोरियर चार्जेस आ गए थे, उसके अंदर हमने शिपिंग चार्जेस ऐड कर दिए, तो CNF प्राइस बन गई। अच्छा, CIF क्या होती है? आप अक्सर कई जगह देखेंगे कि भाई कस्टमर पूछेगा आपसे कि भाई इस गाड़ी की CIF प्राइस क्या है। एक्सक्यूज मी। तो कस्टमर आपसे कहेगा कि मुझे CIF प्राइस आप बता दें। अब CIF प्राइस क्या होती है? अब आपको पता ही नहीं है CIF प्राइस क्या होती है। अब CIF के अंदर क्या होता है कि गाड़ी की पूरी वैल्यू, मतलब जो भी खर्चे उर्चे सारे मिला दिए, कंपनी ने अपनी चार्जेस वगैरह मिला दी, गाड़ी की प्राइस बन गई FOB।
उसके अंदर जो है वो इंश्योरेंस भी डाल दिया, उसके अंदर जो है इंस्पेक्शन भी डाल दिया। मिसाल के तौर पे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे तंजानिया वगैरह होगी अफ्रीका में, तो वहां पर क्या होता है कि उनकी कंट्री के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स है कि गाड़ी की इंस्पेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। अब इंस्पेक्शन मुख्तलिफ कंपनीज हैं, जैसे कि EAA इंस्पेक्शन हो गई, जैविक हो गई, QISJ जो है वो कीनिया के लिए होती है। तो उनकी कंट्री की रिक्वायरमेंट्स है कि आपने इंस्पेक्शन करके भेजना है गाड़ी को। तो उसके अंदर हमने FOB के अंदर हमने इंश्योरेंस भी मिला दी, हमने उसके अंदर जो इंस्पेक्शन चार्जेस मिला दे, और उसके अंदर हमने शिपिंग कॉस्ट मिला दी, तो वो CIF प्राइस टोटल बन गई। राइट। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसका जो है वो मजीद और भी ब्रेक डाउन दे दिया है। गाड़ी की FOB थी $10,000, गाड़ी की इंस्पेक्शन थी $250, गाड़ी का फ्रेट था रोरो का 993। तो टोटल CIF प्राइस क्या बन गई, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि हमारे देखने वाले जो है वो आसानी से इसको देख सकें। तो ये आपको आज मैं थोड़ी सी ऑप्शन के साथ साथ कॉस्टिंग बता रहा हूँ, पूरा प्रोसेस बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह गाड़ी खरीदी जाती है, किस तरह उसकी कॉस्टिंग की जाती है, कॉस्टिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, FOB कौन सी प्राइस होती है, गाड़ी ऑप्शन से आपने खरीद ली, उसके ऊपर जितने भी खर्चे आ गए, ऑप्शन फीस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, एक्सपोर्ट पेपर मिल गए, जिस कंपनी से आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसने अपने सर्विस चार्जेस भी इसके अंदर ऐड कर दिए, तो ये आपकी जो है वो FOB बन गई। उसके ऊपर आपने जो है वो सिर्फ फ्रेट ऐड कर दिया, सिर्फ फ्रेट ऐड कर दिया, तो वो आपकी CNF वैल्यू हो गई। कस्टमर कह रहा है कि जी मुझे CIF चाहिए, CIF के अंदर इंस्पेक्शन भी आ जाएगी, अगर इंस्पेक्शन नहीं है तो उसके अंदर इंश्योरेंस भी आ जाएगी, तो वो आपकी CIF प्राइस बन जाती है। FOB गाड़ी की $10,000 हो गई, और इंस्पेक्शन $250 हो गई, रोरो चार्जेस जो है 993 हो गए, आपकी टोटल कॉस्ट बन गई 11,243 अप टू दारुसलाम पोर्ट। मतलब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिसाल देने के लिए आप लोगों को दारुसलाम पोर्ट लिख दिया है, जो कि तंजानिया का पोर्ट है। राइट। तो ये एक छोटा सा नोट मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, इंशाल्लाह जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। और उम्मीद है कि हमारा ये एपिसोड भी जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। और कोशिश ये करें कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इसको आगे फॉरवर्ड करें लोगों के साथ, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो सीख सकें। ठीक है। अच्छा, अब ये आपके एक्सपोर्ट पेपर बन गए, गाड़ी जो है वो शिप हो गई, गाड़ी शिप हो गई। गाड़ी शिप होने के 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलता है हमें शिपिंग कंपनी की तरफ से, जिसको कहते हैं BL, बिल ऑफ लैडिंग। राइट। तो अब ये बिल ऑफ लेडिंग होता क्या है, किस तरह का होता है, इसकी कितनी किस्म की किस्में होती हैं। देखिए छोटी सी मिसाल दूंगा मैं आपको, आप कोई भी चीज ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, आप कुछ छोटी सी शॉपिंग करते हैं, वहां आपको एक ऑफिशियल रिसीट मिलती है आपको। तो आप इतनी बड़ी गाड़ी जो है वो लेके शिप कर रहे हैं, तो क्या शिपिंग कंपनी की तरफ से कोई आपको मतलब कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा? तो शिपिंग कंपनी की तरफ से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलता है उसको कहते हैं बिल ऑफ लैडिंग। राइट। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है वो BL कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कंपनी मतलब एक छोटा सा मैंने एक आप लोगों के सामने BL लेकर आया हूँ मैं, और आप लोगों को समझाने के लिए कि BL जो है वो किस तरह का होता है। तो इस तरह का BL होता है। और BL की जो होती हैं वो 3 तरह की किस्में होती हैं, और वो किस तरह की होती हैं कि कस्टमर पे डिपेंड करता है कि कस्टमर किस तरह का ये डॉक्यूमेंट्स मांगना चाह रहा है। तो वो 3 तरह की किस तरह के BL होते हैं, उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा ये प्रोसेस आपको बता दूं। तो जब गाड़ी शिप हो जाती है 3 दिन के बाद, शिपिंग कंपनी ये बिल ऑफ लेडिंग ऑफिशियल जो उनका डॉक्यूमेंट होता है, इसका एक ड्राफ्ट आपको भेजता है। वो कहता है भाई आप चेक कर लें इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो ठीक है या नहीं है। तो अब कस्टमर के पास आता है, कस्टमर चेक करता है। अब जैसे मुझे जैसे बंदे के पास आएगा तो मैं अपने कस्टमर को भेजूंगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे ली थी क्या इसमें ठीक है। मतलब अब गाड़ी आप किसी कस्टमर को बेचते हैं ऑक्शन से, तो यहाँ पर एक सॉरी एक चीज मुझसे मिस हो गई, तो यहाँ पर मैं एक चीज को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। वो ये कि जब आप किसी कस्टमर को गाड़ी बेच रहे होते हैं ना, तो फिर कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेते हैं, मतलब गाड़ी किसके नाम पे इंपोर्ट की जा रही है। तो कस्टमर कहता है, मिसाल के तौर पे मैं हूं, मैं कस्टमर हूं, मैं कहता हूं भाई मैं अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। तो मैं अपना पूरा नाम भेजूंगा। राइट। मैं अपना ईमेल एड्रेस भेजूंगा, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजूंगा, मैं बताऊंगा कि मुझे गाड़ी जो है पाकिस्तान में चाहिए या मुझे दुबई में चाहिए। तो अगर दुबई में चाहिए तो दुबई का पोर्ट बताऊंगा कि मुझे इस पोर्ट पे गाड़ी चाहिए। तो आप कहीं भी रहते हैं, कस्टमर आपका कहीं भी रहता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप उससे लेंगे, जो कि कंसाइनी होती है। कंसाइनी जो होता है वो आपका कस्टमर होता है। शिपर कौन होता है? जो गाड़ी जिसके जरिए आप गाड़ी ले रहे हैं, जो जापान है या US है, जिस कंपनी से आप गाड़ी ले रहे हैं वो शिपर है। तो अब यहाँ पर जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, इसको बिल ऑफ लेडिंग को। तो अब आप यहाँ पे जैसे कि देखेंगे कि यहाँ पर ये शिपर, यहाँ पे शिपर
की इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे अगर आप मेरी कंपनी से गाड़ी लेंगे तो यहाँ पर मेरी कंपनी नाम इंफॉर्मेशन आएगा, कंसाइनी में जो है वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। अगर नोटिफाई पार्टी कोई बीच का बंदा है, कोई एजेंट वगैरह है, कोई कंपनी है जिसकी थ्रू गाड़ी ले जा रही है, तो वो नोटिफाई पार्टी जो है वो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं। तो अब गाड़ी जो है वो पोर्ट ऑफ लोडिंग क्या था गाड़ी का, योकोहामा जापान। योकोहामा से गाड़ी जो है वो लोड की गई थी। गाड़ी का जो वेजल नेम है, मतलब जो वेजल वहां से निकल रहा है, उस वेजल का नाम भी कोई ना कोई होगा, राइट। जैसे कि आप लोग पाकिस्तान से रेल में ट्रेन में सफर करते हैं, तो शालीमार एक अलग ट्रेन है, खैबर मेल अलग है। तो मुख्तलिफ किस्म की ट्रेन मतलब ट्रेन होती हैं। अब अगर आपकी मिसाल के तौर पे एक जहाज से कहीं सफर कर रहे हैं तो एम्बेट्स अलग लाइन है, फ्लाई दुबई अलग है। तो इसी तरह जब शिप वहां से निकल रहा होता है तो शिप के भी नाम होते हैं। तो अब यहाँ पर ये शिप जो है वो सनी कॉस्मो के नाम से शिप है। इसका जो पोर्ट ऑफ लोड है वो योकोहामा है। और गाड़ी आ कहाँ रही है, जबली। जबली मतलब दुबई के लिए जो है गाड़ी रवाना हो गई थी। तो ये इसका बीएल जो है वो तैयार हो गया है। तो यहाँ पर जो इनके मतलब जो कॉन्टैक्ट रिलीज जो इनके एजेंट हैं वो शरफ शिपिंग एजेंसी है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा बता दिया मैंने यहाँ पे। तो अब डिपेंड करता है कि किस शिपिंग कंपनी से आप गाड़ी ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो उनके एजेंट होंगे या खुद उनकी कंपनी होगी, तो यहाँ पर उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये बिल ऑफ लैडिंग है, और यहाँ पर जो मेन चीज है वो बीएल नेम है, बीएल नंबर है। इस बीएल नंबर की मदद से जो है वो आप गाड़ी ऑनलाइन जाके ट्रेस भी कर सकते हैं कि गाड़ी मतलब शिप कितनी दिन में पहुंचने वाला है। तो इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता हम आपको मजीद तफसीलात बताते रहेंगे। तो ये इस तरह का जो है वो एक बीएल होता है जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी जाती है गाड़ी की। अब जैसे कि ये मैंने एक कंबाइंड बीएल था, ये मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर कर दिया कि इस एक बीएल के अंदर एक गाड़ी नहीं, मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ हैं। तो इसकी थोड़ी सी और मैं आप लोगों को यहाँ पे मालूमात बता देता हूँ। वो ये कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी एक गाड़ी है तो एक गाड़ी का एक बीएल बनेगा। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास एक से ज्यादा गाड़ियां हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि एक ही बीएल बने, मतलब कंबाइंड बीएल बन जाए। एक ही बीएल के अंदर जो है वो आपकी सारी गाड़ियां आ गए। उसका फायदा ये होता है कि हर बीएल की मुख्तलिफ फीस होती है। अब आप 100 गाड़ियां ले रहे हैं, 100 गाड़ियों के 100 बीएल बना रहे हैं, तो 100 बीएल की 100 फीस देंगे। जब गाड़ी को आप रिलीज करने के लिए जाएंगे, डिलीवरी ऑर्डर जब आप जाके एक शिपिंग कंपनी से लेंगे, तो हर डिलीवरी ऑर्डर के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो पैसे बचाने के लिए क्या होता है, हम शिपिंग कंपनी को कहते हैं कि जी आप हमें, अगर एक से ज्यादा गाड़ियां हैं तो आप हमें कंबाइंड बीएल बना के दे दें। तो उससे ये है कि एक ही बीएल पे तमाम गाड़ियां आ जाती हैं और उसी पे आप जो है वो पोर्ट से क्लियर कर लेते हैं। अगर ये बीएल आपके पास नहीं है तो आप पोर्ट से गाड़ी क्लियर नहीं कर सकते, राइट। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब क्या होता है कि जब आप काम करेंगे, मेरे साथ बिजनेस करेंगे, तो उसमें होगा ये कि जब आप काम करेंगे हमारे साथ, तो कस्टमर से जब आप बातें करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो कस्टमर आपसे पूछेगा। सॉरी, एक बीच में कॉल भी आ गई। तो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अब होगा ये इस तरह के, आपने बिल ऑफ लेडिंग जो है वो दे दिया अपने कस्टमर को, और आपने जो है वो एक्सपोर्ट पेपर जो है वो भी दे दिया अपने कस्टमर को। गाड़ी जो है वो पोर्ट पे पहुंचने वाली है। गाड़ी जब पोर्ट पे पहुंचने वाली होगी, तो अगर आपने पेमेंट जो है वो क्लियर कर दी है, मैं जरा इसको साइलेंट पे कर लेता हूँ अपने मोबाइल को। ओके फाइन। तो अब ये है कि गाड़ी जो है वो पोर्ट पे पहुंचने वाली है। और यस, चेक में लेकर रहा हूँ आप लोगों को। यस। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये था कि एक कॉल की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हमारी क्लास हो गई। एनीवे, तो बताना ये चाह रहा था आपको कि बिल ऑफ लेडिंग जो होता है, इस बी एल जो बिल ऑफ लेडिंग है, इसकी तीन किस्में होती है। एक ओरिजिनल होता है, मतलब कस्टमर आपसे पूछेगा कि मुझे ओरिजिनल बीएल चाहिए, तो उसमें क्या होगा कि ओरिजिनल बीएल मतलब उसकी हार्ड कॉपी जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी, कस्टमर के साथ जो है उसकी हार्ड कॉपी शेयर की जाएगी। अच्छा, कस्टमर कहता है, अच्छा हार्ड कॉपी में होता क्या है कि गाड़ी जब शिप हो गई, 3 दिन के बाद जो है वो बीएल में मिल गया। अब जो शिपर होता है वो क्या करेगा कि उसकी जो हार्ड कॉपी है ना, वो कोरियर के जरिए आपसे आपको भेजेगा। अब उस हार्ड कॉपी को आपको पोर्ट पे लेके जाना है, जो भी उसका प्रोसेस होता है उस हार्ड कॉपी की मदद से होगा। अगर वो हार्ड कॉपी आपके पास नहीं हुई तो आप जो है गाड़ी क्लियर नहीं करा सकते। अच्छा, हम जैसे कस्टमर्स जो बल्क में गाड़ियां ले रहे होते हैं, तो हम लोग नहीं जाते इसकी तरफ, हम थोड़ा से मजीद आसानी की तरफ जाते हैं। हम कहते हैं कस्टमर बीएल को सरेंडर कर दें आप। तो होती वो हार्ड कॉपी है, लेकिन क्या होता है कि शिपिंग कंपनी क्या करती है, उसके ऊपर सरेंडर की स्टैंप लगा देती है।
इस तरह जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब सरेंडर की स्टैंप लग जाती है तो पीडीएफ फाइल वो भेज देते हैं हमें, तस्वीर खींच के भेज देते हैं। मोहन तो ये होता है कि पीडीएफ फाइल आप ले लें, तो पीडीएफ फाइल भेज देते हैं, तो हम क्या करते हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी निकाल लेते हैं। अगर सॉफ्ट कॉपी भी नहीं निकालें तो उसी को हम आगे ईमेल कर देते हैं, उसकी मदद से हम गाड़ी आसानी से क्लियर कर लेते हैं। तीसरी चीज, टेलेक्स रिलीज। ना आपका ओरिजिनल कॉपी होती है बेल की, ना सरेंडर होता है, बस वहां पे क्या होता है कंपनी टू कंपनी ईमेल चली जाती है टेलेक्स रिलीज की कि गाड़ी जो है वो इनकी पेमेंट क्लियर है, तो ये गाड़ी को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तीन चीजें होती हैं। अब वो कस्टमर आपसे पूछेगा कि उसको क्या चाहिए, तो उमूमन दो चीजों के यूपर ज्यादातर काम हो रहा होता है, एक सरेंडर के ऊपर और एक ये इसकी ओरिजिनल कॉपी के ऊपर, राइट। तो ज्यादातर जैसे कि अफ्रीका वगैरह में आप काम करेंगे, यूरोप वगैरह में काम करेंगे, तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमें ओरिजिनल कॉपी चाहिए, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। तो फिर क्या होता है, शिपर क्या करता है कि उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वो आपको बाय कोरियर जो है वो भेज देता है, राइट। तो उम्मीद है मुझे ये कि एक छोटा सा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको हम मजीद कंटिन्यू करेंगे इन तमाम चीज़ों को, और एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को मैं अभी यहाँ पर रोकूंगा, और मैं चाहूँगा कि हम जो है वो छोटे छोटे एपिसोड्स को बनाएं, क्योंकि अगर एक ही एपिसोड के अंदर हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन को डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो हमारे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आज हमने छोटी सी नज़रसानी की थी कि हमने ऑक्शन से गाड़ी खरीदने के बाद का जो प्रोसेस है वो क्या है, जिसमें आपके एक्सपोर्ट पेपर हो गए, और जिसमें हमने छोटी सी डिस्कस किया था गाड़ी की डायमेंशन के ऊपर कि किस तरह फ्रेट कैलकुलेट की जाता है। दो तरह के शिप होते हैं, रोरो हो गया आपका, कंटेनर हो गया, ठीक है। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो आपको शिपर की तरफ से मिलता है, और ये जो शिपिंग कंपनी की तरफ से मिलता है जो आपका शिपर आपको देता है, जो बिल ऑफ लैडिंग है। और फिर आप उसकी मदद से गाड़ी जो है वो क्लियर करवा लेते हैं। तो आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, और जितना हो सके मेरी इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि मैं ये तो अभी आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ मैं, कि गाड़ी अगर आपने जापान से खरीदनी है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। आने वाले वक्तों में मैं आप लोगों को ऑप्शंस बताऊंगा। ऑप्शन ऑप्शन ए, जिसकी मदद से आप पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सारे ऑप्शंस बताऊंगा मैं कि मेरे पास ये ऑप्शंस हैं आपके लिए। तो उसके लिए जो है ना आपको कंटिन्यूसली मेरी इन वीडियोस को देखना पड़ेगा, और लाइक करना पड़ेगा, जितना हो सके शेयर करें जितनी बड़ी टीम मिलेगी। और मैं बहुत ही ओपन माइंड इंसान हूँ, और पूरी दुनिया भर में कोई भी बंदा या कोई भी इन्वेस्टर हो, फ्रीलांसर हो, अगर किसी के पास पैसे हैं और कोई बड़ा काम करना चाहता है, राइट, तो मैं बैठा हुआ हूँ अपनी इंडस्ट्री का अमेजोन बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपनी इस वीडियो को यहीं पर ही मैं रोकता हूँ, ताकि एक नई वीडियो के साथ आऊँ और चीज़ों को मज़ीद तफसील से आप लोगों को बताऊँ। थैंक यू।